यही तो यही तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में होता ये है कि आपकी एक रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिशन पार्टी। जो रूलिंग पार्टी होती है और जो डिस्पाइट बीइंग इन द रूलिंग पार्टी आर द अपोजिशन पार्टी, जो इलेक्टेड मेंबर्स रिस्पेक्टेबल होते हैं, उनका काम होता है वेलफेयर ऑफ द स्टेट। उनका काम वेलफेयर ऑफ द पार्टी नहीं होता, उनका काम होता है वेलफेयर ऑफ द स्टेट। अगर कानून कोई आया है तो उसको बैठ के उसको पूरा पढ़ें, उसमें प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करें, इन्फोर्स करें, इंश्योर करें कि वो अमेंडमेंट गवर्नमेंट उस कानून में लेके आती है। लेकिन अगर आप ना तो उस कानून को पढ़ेंगे, ना उस कानून पे बहस करेंगे, और जब बहस भी करेंगे तो वो अगर 10 मिनट की बहस अगर हुई है तो उसमें 9 मिनट आप पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। आप ये बात कर रहे हैं कि जी पार्टी के मफाद क्या हैं, मुल्क की कोई बात नहीं करता। दैट इज इम्पोर्टेंट। और जब तक आप मुल्क के लिए बात नहीं करेंगे, आप आप जो है वो किस तरह के इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं अगर आप पार्टी पॉलिटिक्स को मुल्क की पॉलिटिक्स से ऊपर रखते हैं। तो मेरे ये जो 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 मैं कंक्लूड करूंगा वो ये है कि दोनों को ख्याल करना चाहिए। अपोजिशन को भी आगे आना चाहिए और रूलिंग पार्टी को भी आगे आना चाहिए, ताकि जो आप कह रहे हैं, अगर एक एक पार्टी, चाहे वो रूलिंग है या अपोजिशन है, कोई रूल कोई कानून लाती है, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। उसको ठीक हो गया। डिस्कस किए बगैर चांस आगे आगे जो है वो आप उसमें बेहतरी नहीं ला सकते। बिल्कुल लेकिन सही हो गया। अगर कोई रूल कोई डिस्कस करना ही नहीं चाहता, कोई बात ही नहीं करना चाहता, तो फिर वो जो उस कानून में जो फ्लॉज है उसके साथ आपको रहना पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके बात करेंगे शाहिद महमूद मुग़ल साहब से कि कानून में अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, तो इसको अमेंडमेंट्स को वक्त के साथ साथ आने देना चाहिए और अपोजिशन को सिर्फ अपोजिशन नहीं करनी चाहिए बल्कि हुकूमत का साथ देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी नैब तरमीमी आर्डिनेंस के हवाले से। ब्रिगेडियर साहब ने बात की है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें अमेंडमेंट होती हैं, ऐसे अमेंडमेंट नहीं होती कि सुबह सोचा और शाम को अमेंडमेंट हो जाए। लॉ मिनिस्टर ने इस पर बहुत सारा काम किया है, जिसके बाद ये प्रपोज़ल आया और उसके बाद चूँकि अपोजिशन कोऑपरेट नहीं कर रही थी तो स्टेट का सोचना चाहिए, पार्टीज़ का में नहीं सोचना चाहिए, बवजह मजबूरी आर्डिनेंस लाया गया। मुग़ल साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब बहुत मेहरबानी, आपने मुझे वक्त दिया। तो गुजारिश ये है, एक तो बात मैं थोड़ी सी इसमें वो करना चाहता हूँ कि मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में मेरी इनरोलमेंट नहीं हुई। तो जहाँ तक बात है ये अपना ऑर्डिनेंस की, तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी मुंतखब असम्बलीज़ हैं उसमें हमारे मुंतखब नुमाइंदे आते हैं जो लोगों का एक एतमाद हासिल करके आते हैं, और वो ही मैं समझता हूँ कि कॉम्पिटेंट फोरम है कि कोई भी अमेंडमेंट आए तो उसे असेंबली से पास होना चाहिए। और ये जो ऑर्डिनेंस की बातें हो रही हैं, जैसे आपने खुद फरमाया कि मौजूदा गवर्नमेंट तो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रीज बन गई है। अब एक मैं बात करता हूँ कि हमारे आईन पाकिस्तान में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है। पहली बात तो ये है कि इदारे हमारे अपने जितने भी हैं, और हम सब ने मिल के इदारों को मजबूत करना है। अगर हमारे इदारे मजबूत होंगे तो हमारा ये मुल्क पाकिस्तान मजबूत होगा। और इदारों के जो इख्तियारात हैं वो आईन पाकिस्तान में उनका तयन कर दिया गया है। अगर जब भी कोई इदारा अपने इख्तियारात से तजावुज़ करेगा, फिर आप जैसे अहले इल्म लोग उस पे जनाब बात तो करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हमने अपने इदारों को मजबूत करना है। जहाँ तक ऑर्डिनेंस की बात है, ये ऑर्डिनेंस ये वक्ती तौर पे लोगों को फ़ायदा देने के लिए दिया जाता है। फिर आपने अपने स्टार्ट में ये बात की थी कि गवर्नमेंट के 3 साल तकरीबन गुजर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि ये ऑर्डिनेंस पहले क्यों नहीं आए। इतना वक्त गवर्नमेंट ने गुजार दिया, और ये मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बेनिफिट्स देने के लिए इस तरह के ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं।
जो रातों रात जनाब मंजूर होके आगे उन्हें फॉरवर्ड कर दिया जाता है। मुझे ये बताएं, गैर आइनी तो नहीं है इन ऑर्डिनेंस को पास करना, एक कानून की तरमीम या कानून इंट्रोड्यूस करवाना वक्त की ज़रूरत है, वक्त के साथ साथ चीज़ें सामने आती हैं। अगर अपोजिशन कोऑपरेट ना करे गवर्नमेंट को फेल करने के लिए, तो ये तो हुकूमत का आइनी हक है ऑर्डिनेंस लेके आना, तो ये कैसे गलत है? देखिए सर, बात यह है कि जब भी कोई तरमीम ऐसी आएगी जिसमें बेटरमेंट ऑफ द पीपल होगी, तो मैं ये समझूंगा कि कोई भी अपोजिशन जो है उसकी मुखालफत नहीं करेगी। नहीं, वो दुरुस्त है, आपकी बात सही है, लेकिन अब मुखालफत की जा रही है। जितने भी कवानीन पास किए जा रहे हैं तमाम के तमाम आर्डिनेंस के ज़रिए लाना मजबूरी बन गई है हुकूमत की, क्योंकि अपोजिशन ने सोच रखा है, ऑल दो के अपोजिशन का हमेशा से ये बयानिया रहा है कि इस नैब के कानून को ख़त्म करें या अमेंड करें। अब अमेंडमेंट की बात आई है तो अपोजिशन ने स्टेप बैक कर लिया है, तो फिर ये स्टेप बैक कैसे जस्टिफाइड है? एतराज़ क्या है इस अमेंडमेंट के ऊपर? देखें शाह साहब, मैंने जैसे बात की कि ये लास्ट आवर में आके गवर्नमेंट को इस ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत पड़ी? देर आए दुरुस्त आए थी। मुगल साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी 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 जी, मैंने कहा देर आयद दुरुस्त आयद, अगर उनको लेट समझ आ गई है तो अब भी आमीन कर लेने में हर्ज कोई नहीं है। क्या कहते हैं सर? मैं तो एक बात देखे, बतौर एक मैं तो वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी जो है यही है कि हमारी पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट में ये ऐसे जितने भी तरमीम हैं वहाँ पेश होनी चाहिए, ताकि देखें ना डायरेक्टली इसमें और इनडायरेक्टली लोग इन्वॉल्व होते हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटर्स। अच्छा, ये बताइएगा कि अपोजिशन का हमेशा से, मैंने बार बार ये बात कर रहा हूँ, क्या बयानिया रहा है इसको नल एंड वाइट डिक्लेयर करें या इसको अमेंड करें। अब वो स्टेक बैक भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये तरमीमी आर्डिनेंस आया, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीपल्स लॉयर फोरम रावलपिंडी डिवीजन के प्रेसिडेंट भी हैं आप, लेकिन जरदारी साहब ने फौरी तौर पर इससे मुस्तफ़ीद होने के लिए एप्लीकेशन दायर कर दी नैब में कि उनको बरी किया जाए। नई अमेंडमेंट के तहत ये नैब का दायरा इख्तियार नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि ये ऑर्डिनेंस को ही हम नहीं मानते, दूसरी तरफ आप इसमें बरियत की दरख्वास्त भी दे रहे हैं, ये जस्टिफाइड है? जी जी शाह साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन बात यह है कि आप सारा माजी देख लें जरदारी साहब का, जितने भी केसेस उनके ऊपर बनाए गए वो सब बेबुनियाद झूठे थे। किसी एक केस में भी उन्हें आज तक कोई सजा नहीं हुई। जहां तक आपकी बात आती है कि जरदारी साहब ने भी दरख्वास्त दी। मुगल साहब, आपसे हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी मुगल साहब, क्या कहना चाह रहे थे आप? जरदारी साहब इस मुल्क के शहरी हैं। अगर कोई देखें ना, उनके खिलाफ जितने मुकदमात बने हैं झूठे बेबुनियाद हैं। अगर कोई फैसिलिटी उन्हें भी नजर आती है, अब उन्होंने अवेल कर ली, इसमें कोई जुर्म की बात नहीं। 8 साल जरदारी साहब जेल में रह के आए हैं, आप कहते हैं एक दफ़ा भी उनको सज़ा नहीं हुई, वो भी सारे गलत फैसले थे जुडिशरी के। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जरदारी साहब के खिलाफ कभी कोई केस साबित नहीं हुआ, तो सज़ा कैसे हो गई? सजा जो है, हम देखें ना जी, जब केस पेंडिंग हो उसके ऊपर हम तो कोई कमेंट नहीं पास कर सकते, लेकिन जब केस फैसला हो जाए फिर तो हम उसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं कि जो भी जरदारी साहब के खिलाफ केस बने थे वो सारे झूठ और बेबुनियाद थे। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, आप एनालिस्ट हैं, आप बड़ी गहरी निगाह रखते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, आप इन चीज़ों को समझते हैं। आने वाला टाइम आप क्या देख रहे हैं? हुकूमत की जो पिछले एक हफ्ते से कारकर्दगी है, ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से, गरीब शख्स जो पहले गरीब था अब वो गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे जा चुका है, पेट्रोल और डॉलर की उड़ान रुक नहीं पा रही। अब जो सिचुएशन जो लेटेस्ट है DGISI के हवाले से भी जो एक इख्तलाफ सामने आ गया है, अब आप क्या समझ रहे हैं कि हुकूमत के 5 साल पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं? जी, आपने 3 सवाल किए। एक प्राइस जो पेट्रोल और दूसरी चीज़ों की बढ़ी है। दूसरा जो है आपने कहा कि DGISI वाला चक्कर इशू जो है
तो मैं पहले पेट्रोल की प्राइसेस की बात करूँगा। जी जी। आप देखें कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं पूरी दुनिया में ज़्यादा हुई हैं, फ्रॉम $40 40 45